तुम्हारे एक्सटर्नल एग्जाम हो जाएंगे शुरू। एक्सटर्नल में थोड़ा ठीक से पढ़ लेना, इंटरनल में तुम्हें बता दूंगी जितना आएगा, 2-4 क्वेश्चन। तो हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और हिंदी के बारे में कल हमने बता ही दिया था कि इंटरनेट आधुनिक युग का सबसे शक्तिशाली संचार का माध्यम है, जिसने हिंदी भाषा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले हिंदी का उपयोग मुख्यतः सिर्फ बोलचाल की भाषा और साहित्य तक सीमित था, लेकिन इंटरनेट के आने से ये वैश्विक स्तर पर पहुंच गया। तो मैम इनके बाद इंटरनेट एक पर और बार हिंदी, पेपर हो जाएंगे। हाँ एक्सटर्नल पेपर, यूनिवर्सिटी एग्जाम, ये तो इंटरनल हो गए। इंटरनल के अच्छा। बाद होंगे तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्जाम, जो मेन एग्जाम होते हैं। इनमें तुम अच्छा। पास फेल हो ना हो, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अटेंडेंस जरूर देनी है। लेकिन वो जो तुम्हारे एक्सटर्नल होंगे ना, वो मेन एग्जाम है, उनमें पास होना जरूरी है, यूनिवर्सिटी वाले। तो हिंदी पर आज ना 2 यूनिट एक साथ खत्म करेंगे, तो थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में समझेंगे, ठीक है। और ये सिर्फ तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा, इसमें ज्यादा समझाने वाली चीज है नहीं। वेबसाइट्स के नाम हैं, कुछ पुस्तकों के हैं, इनके सबके, ठीक है। तो इंटरनेट पर हिंदी का प्रयोग कई रूपों में किया जाता है। जैसे हिंदी के बहुत सारे समाचार वेबसाइट्स हैं, जैसे दैनिक जागरण की वेबसाइट आती है, दैनिक भास्कर की वेबसाइट आती है, ठीक है। ऐसी ब्लॉग लेखन है, एक क्वारो करके है ब्लॉग लेखन, उस पे ब्लॉग्स डालते हैं हिंदी के, ठीक है। ई पुस्तकें बहुत सारी पढ़ी हैं, ई पुस्तकें आगे थोड़ा समझाऊंगी डिटेल्स में, ये तुम्हारे काम का है। फिलहाल मोटा मोटा समझेंगे। ई पुस्तकें, ऑनलाइन बहुत सारी शिक्षा सामग्री है, तुम लोग सर्च करते रहते होगे, क्योंकि मुझे पता है कोई बच्चा जल्दी से बुक परचेस करता नहीं है। सब अपनी जो भी हमें जानकारी लेनी है, उसे हम गूगल करेंगे या फिर यूट्यूब पे जाके देख लेंगे, या किसी भी ऐसे साइट पे जहाँ पे वो आसानी से मिल जाता हो, ठीक है। किसी भाषा का प्रयोग, किसी भी भाषा का प्रयोग तकनीकी माध्यमों से, यदि किसी भाषा का प्रयोग तकनीक माध्यमों से नहीं होता तो उसका विकास थोड़ा रह जाता है, क्योंकि अब इंटरनेट का युग है, ठीक है। इंटरनेट के टाइम पे सारी भाषाएं, सारे भाषा छोड़ो, बात शिक्षा का जो भी माध्यम है, सूचनाओं का जो भी माध्यम है, वो ही ज्यादा फैल रहा है, जो इंटरनेट पर अच्छे से अवेलेबल है और लोग उसे देखा जा रहा है। जो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, वो अपने आप में सीमित हो जाता है। इसी तरह हिंदी है, अब हिंदी बहुत ज्यादा फैलने लगी, क्योंकि जब से कुछ साइट जैसे इंस्टाग्राम आ गई या फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, तो इस पे लोग हिंदी का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो हिंदी अब सिर्फ इंडिया की लैंग्वेज नहीं रहेगी। तुमने देखा हो ना कि बहुत से तो फॉरेनर्स इंडियंस के ब्लॉग्स बना रहे हैं, इंडियन गानों पे डांस कर करके रील डालते हैं हिंदी गानों पे, और हिंदी हिंदी फिल्मों की डायलॉग्स की कॉपी करके उस पे डालते हैं अपना, इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स आते रहते हैं और लोग उन्हें लाइक भी करते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि जब कोई भाषा या कोई भी सूचना या कोई भी मुद्दा जो इंटरनेट पे आ जाता है, तो वो फाइनेंस। उसका प्रचार प्रसार अच्छे खासे तरीके से होता है हाँ। ना। कोई नहीं। कंटेंट, ठीक है। तो जो भी कंटेंट एक बार अपना इंटरनेट से जुड़ जाता है, तो उसका प्रसार काफी हद तक हो जाता है। इसी तरह हिंदी है, अब हिंदी को इंटरनेट का एक ऐसा मंच मिल गया है, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बनती जा रही है और दूसरी भाषाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है, क्योंकि बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं इंडिया की लैंग्वेज, इंडिया की पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि इंडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ इतनी सारी पॉपुलेशन है। अगर कोई भी फॉरनर, तुमने देखा होगा कोई भी फॉरनर हमारी खुद की भाषा में, हिंदी भाषा में या हिंदी के किसी कंटेंट पे बात कर दे, या उस तरीके से मिमिक्री करके डाल दे, ठीक है, या हमारे भारत देश के बारे में कुछ पॉजिटिव बोल दे, तो उसको इतनी सारी लाइक्स मिल जाते हैं, इतनी सारे उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं और पैसा कमाने का माध्यम बन जाता है। तो इसीलिए वो वैश्विक भाषाओं के साथ अब प्रतिस्पर्धा हो रही है हिंदी की, ठीक है। और यही एक उसका सबसे बड़ा माध्यम है कि हिंदी अब इंटरनेट पे सबसे ज्यादा तो नहीं, सबसे ज्यादा तो और भाषाएं जैसे चाइनीज हमसे ज्यादा देखी जाती है या बोली जाती है, स्पेनिश है, इंग्लिश है, हिंदी तो चौथे नंबर पे आती है, ठीक है। लेकिन हिंदी अब वैश्विक स्तर पर चल रही, क्यों? क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है? इसी तरह ईमेल और हिंदी हो गया। ईमेल, ईमेल तो तुम लोग जानते ही हो, सबके सब, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल एक औपचारिक और तेज संचार का माध्यम है। पहले ईमेल केवल अंग्रेजी में होता था, लेकिन अब हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। उसकी कई सारे प्लेटफॉर्म है जीमेल पर, हिंदी टाइपिंग की सुविधा देते हैं। जैसे सरकारी कार्यालयों में वहां पे उसका यूज होता है, शैक्षणिक संवादों में होता है, व्यक्तिगत संदेश तो नहीं कोई लिखता, मुझे तो नहीं लगता कोई व्यक्तिगत संदेश लिखता होगा, सब व्हाट्सएप यूज करते हैं। हाँ, ठीक है। तो एक ईमेल इसका यूज हो गया। हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की, तो कौन कौन सा? एक हो गया इंटरनेट और हिंदी, जैसे ब्लॉग्स बनाना, वेबसाइट्स पे हिंदी समाचार वेबसाइट्स हो गई, जहाँ पे ई पुस्तकें हो गई, उसके अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षा सामग्री हो गई, ठीक है।
दूसरा हिंदी का और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में दूसरा आता है ईमेल। ठीक है, हिंदी और ईमेल, एक ईमेल हो गया। तीसरा है हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर और कुछ वेबसाइट्स। इसमें कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे गूगल इनपुट टूल्स हैं कुछ, ठीक है, जो तुम्हारे लैंग्वेज को, सॉरी लैंग्वेज को, जैसे तुम व्हाट्सएप पे टाइप करते हो सबके सब, जैसे कुछ वर्ड लिखोगे, जैसे NAM लिखोगे, बाकी का अपने आप आ जाता है, ठीक है, उसे नमस्ते में बदल देता है। ट्रांसलेशन टेक्निक हो गई। जो वॉइस नोट्स होते हैं, जो आजकल गूगल का आता है ना कि बोलते हो और वो अपने आप टाइप कर देता है, तो ये गूगल का इनपुट टूल्स हो गए कुछ इस तरीके से। यूनिकोड फॉन्ट जिसके बारे में परसों बताया था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये एक वेबसाइट है जो अब हिंदी को पूरा सपोर्ट करती है। मैं तो खुद माइक्रोसॉफ्ट पे काम करती हूँ। तुम्हारे ये जितने भी वो बनाए हैं, तुम्हें नोट्स बना के दिए, वो सब मैंने हिंदी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से बना के दिए। ठीक है, तो एक ये वेबसाइट हो गई। और हिंदी की कुछ और वेबसाइट भी हैं जो अभी बताया, दैनिक जागरण हो गए, भास्कर हो गया, विकिपीडिया भी आती है, हिंदी विकिपीडिया होती है। नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया आती है, वो वेबसाइट है जो हिंदी में काम करती है। यूट्यूब हो गया, यूट्यूब का हिंदी कंटेंट हो गया। ठीक है, फेसबुक और व्हाट्सएप जो हिंदी में अवेलेबल है। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो अवेलेबल हैं हिंदी और कंप्यूटर के साथ। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है इस वाले टॉपिक में। इस टॉपिक में सिंपल सी बात यही पूछी गई थी कि हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या क्या अवेलेबिलिटी है। जैसे हो गया तुम्हारा इंटरनेट वाला बताया मैंने, email.com हो गया, बहुत सारी वेबसाइट्स हो गई, यूनिकोड फॉन्ट आ गया उसमें, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया। तो वेबसाइट्स के नाम वगैरह सब इसमें दिए हुए हैं, तो एक एक बार तुम पढ़ लेना, इतना ही पूछा जाएगा कि कौन कौन सी वेबसाइट हिंदी में काम करती है। ठीक है, इससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो इससे अगला टॉपिक है, 7th टॉपिक, जिसमें है ई शिक्षण और हिंदी भाषा। वो तुम्हारे लिए सही टॉपिक है। तो इसमें सिर्फ तुम्हें ज्यादा नहीं देखना, वो छोटा टॉपिक है, वो छोटे तरीके से बनाया मैंने इसको। तुम सब एक एक बार पढ़ लेना। सारी वेबसाइट्स के नाम दिए हुए हैं, सारी एप्स के नाम डाले हुए हैं, ब्लॉगिंग नेम डाले हुए हैं, जो तुम खुद भी देखते हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप, ट्विटर एक्स करके हो गया, थ्रेड करके हो गया। ओके, तो इसमें कुछ ऐसे नाम से हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, ये तुम खुद से पढ़ लेना। अब एक एक चीज को समझाऊंगी तो तुम्हारा टाइम ऐसे वेस्ट होता चला जाएगा। नहीं ये डेट शीट सही है ये। हाँ हाँ, और भी जो मैम ने डाली है ग्रुप पे तो सही होगी ना। आधी तो समझ में आ रही है मैम, आधी समझ में नहीं आ रही। चैप्टर कौन सा है इसमें फिर? क्या? उसमें दिखा रहे हैं स्किल की, आज पेपर दिखा रखा है स्किल का, आज 30 तारीख है। मैं कह रही पेपर तो अभी तो मैंने भेजा है 2:30 बजे, फिर मैंने कि सबसे नीचे देखा था मैंने, 2-3 स्किल भेज रखी है मैम ने। तो 30 तारीख तो डाल रखे, पर ये तो देख लो महीना कौन सा है, कभी 30 अप्रैल तो नहीं डाला होगा। आज 30 मार्च है। मैम मार्च ही है। मार्च है। मार्च ही है, एक पर वो मिनट रुको, बाद मैं में ना देखा था, मैं देख लेती हूँ। हाँ बताओ। बाद में देखा था तो ये वो सेमेस्टर 4th का था। अच्छा, सेमेस्टर 4, हाँ, तो ये भी तो जानकारी देखो, तुम पूरा तो रखो जानकारी में। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ और तुम्हें मैम बताती हूँ स्किल्स पढ़ का के क्या है। पेपर 16 अप्रैल को होगा अब। तुम अपना सेमेस्टर का ध्यान रखना कि तुम्हारे जी सेमेस्टर मैम। का नाम कहाँ डाला हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा हिंदी के बच्चों का डाला हुआ है, BA और B.Com दोनों का। तो जी तुम अपना सेमेस्टर भी ध्यान में रखना कि कौन सा सेमेस्टर है। इसमें BA सेमेस्टर 4 का भी है बहुत सारे, और तुम हो मैम BA 4th सेमेस्टर का भी 2 है, में 6th का सारे भी है। बच्चे। तुम BA सेमेस्टर 2nd में हो, है ना। तो तुम्हारा तो एक है हिंदी का पेपर, और वो है 12:30 से 1 बजे तक, 8 तारीख को, ठीक है, 8 अप्रैल को, है ना। जी यस हिंदी का मैम। तो 8 अप्रैल को है। हिस्ट्री का भी तुम्हारा 8 अप्रैल को ही है, दूसरी यस शिफ्ट मैम। में ही है, 1 बजे से 1:30 बजे तक, आधे डेढ़ आधे बजे घंटे की तक। तुम्हारे पेपर हैं ये। ठीक है, और BA सेमेस्टर 2 का इकोनॉमिक्स का है, वो मम्मी 9 तारीख MCQ को है। बेस्ड है या रिटर्न बेस्ड है? देखो, मुझे तो मेरे हिसाब से तो MCQ बेस्ड होने चाहिए, क्योंकि आधे घंटे में मैम तुम। नहीं, रिटर्न का हाँ, है, एमसीक्यू नहीं है, मना कर दिया मैम ने। अच्छा, मैम रिटर्न का है, दिव्या प्रैक्टिकल तुम्हें होंगे, पता है ना प्रैक्टिकल फाइल इसलिए। देनी हाँ जी होगी। मैम। तो दिव्या मुझे एक बात तो बताओ, मुझे समझ ये नहीं रहा कि आधे घंटे में तुम रिटर्न कैसे लिखोगे, कितने पे क्वेश्चन लिखोगे। कोई पहले भी लिखने के MCQ पता दिया आते था नहीं। इंटरनल में। 8 तारीख के दो सुनो ना, पेपर है, दो मुझे पेपर कैसे लगता हो है, जाएंगे? अरे तुम मैम सुन तो लो, मैंने आठ क्लास तारीख ली के थी 2 पेपर तो साइकोलॉजी हैं की। भैया, हो जाते हैं। तुम्हारे टेस्ट चल रहे हैं, कोई तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं दे रहे कि 8 तारीख को 2 पेपर नहीं हो सकते। टेस्ट तो एक दिन में तुम 10 दे लो। मैम हाँ। प्रैक्टिकल मैम होंगे। MCQ आएंगे।
एमसीक्यू आएंगे एमसीक्यूज ही आएंगे, पहले भी एमसीक्यूज आए थे मैम। मैम प्रैक्टिकल फाइल देनी होगी। अरे वो तुम अपने डिपार्टमेंट में क्यों नहीं पूछते, जाके अपनी मैडम से पूछ लो, कोई सी से जाके, उर्विजा मैम, पूनम मैम, नीलम मैम, गीता मैम। मैम मैम इतनी इन्फॉर्मेशन तो आप भी ले सकती हो ना, मैम से हमारे कांटेक्ट नहीं हो पाते। सोशोलॉजी में अरे तो तुम्हारी बनाया मैम, तुम एक फाइल बात में। बताओ, बहुत तुम्हें ज्यादा पता नहीं है, हो रहा वहाँ। अरे वो तो ठीक है, मुझे तो ड्यूटी दी गई है तुम लोगों को इस पूरे टॉपिक को पढ़ाने की, ठीक है। मैं वहाँ पे टीचर नहीं हूँ, वहाँ पे मैं खुद पीएचडी स्टूडेंट हूँ, प्रोफेसर शुक्ला के सर के अंडर में, ठीक है। पर एज ए पीएचडी स्टूडेंट और एज ए जेआरएफ स्टूडेंट हमें तुम्हारी क्लास लेनी पड़ती है, जेआरएफ वाले बच्चों को, जितने भी बच्चे जेआरएफ के होते हैं। मैम का नंबर दे दो, अपना बात कर लेंगे। पूनम मैम हाँ, का। मैं तुम्हें मैम का नंबर दे दूंगी, पर मेरा नाम मत लेना कि मैंने दिया, नहीं पहले मैम, बताते हुए। मैम एक हाँ, मिनट, तो मैम ये हिंदी के ग्रुप में से निकाल लीजिए, पूनम मैम का आप क्यों दोगे? अरे हाँ, तुम क्या सुनो, ये बात तो सही कह रही दिव्या, तुम ग्रुप में जाओ, पूनम मैम का नंबर, की सारी मैम का है, उर्विजा मैम का भी है, गीता मैम का भी है, वो एडमिन है सब ग्रुप की, जाके पूछ लो मैंने जाके मैम उनसे। कल परसों फोन करा था, मैंने नंबर ब्लॉक कर रखा था मैडम ने, बाद में कॉल करके कह रही थी, मैं कह रही आपकी मिस कॉल आई हुई थी। कौन सी मैम से बात हुई? नाम तो मुझे इतना पता नहीं, उनके हस्बैंड के नाम से आ रहा था। मैम पूनम मैम होंगी या उर्विजा मैम होंगी? देखो, गीता मैम तो फोन उठाएंगी नहीं, मैं तो तुम्हें पहले बता रही हूँ, ठीक है। गीता मैम फोन नहीं बच्चे उठाती, वो सिर्फ तभी बच्चे को फोन नहीं तभी फोन उठाएंगे, बताओ। हाँ, वो नहीं, वो बेटा नहीं, देखो समझा करो बात को, हर चीज की तुम अपने पर्सनल, ज्यादा इमोशनल मत हुआ करो हर बात को लेकर के। गीता मैम अपने घर पे कभी फोन नहीं उठाती, ठीक है, वो जब तो कॉलेज गीता मैम होती है नहीं, तब तभी ये फोन। थी उर्वजा मैम थी, और विजय उर्वजा मैम, देखो शर्मा। अब क्या होता है ना, जब अपना उनका स्कूल आवर्स होता है, कॉलेज आवर होते हैं, तो वो बच्चों के फोन रिसीव भी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें बहुत काम होता है कॉलेज में। और घर जाके कोई भी प्रोफेसर, कोई अच्छी प्रोफेसर होगी कि हाँ, वो होती है कि नहीं बच्चों से मैम, ज्यादा लगाव करेगी, तो ही फोन उठाती है, जैसे मैम पूनम मैम उठा पूनम लेती मैम को मैं अगर 10 बजे कॉल करती हूँ तो मैम वो 10 बजे ही उठाती हैं कॉल। हाँ बेटा है। क्या हाँ, हुआ, पूनम मैम यही को उठा बोलती लेती है, हैं। पूनम मैम फोन उठा लेती हैं, ठीक है। हाँ अब से जी। ऐसे तो मेरे रिगार्डिंग क्यों प्रोफेसर है करवाना। खुद, मैं अपने प्रोफेसर को कभी भी कॉल करूं, पर वो है ना कि हमारे प्रोफेसर के अंडर में पीएचडी करते भी तो एक एक दो दो बच्चे हैं बस, ज्यादा यस है नहीं। मैम। अब तुम तो बहुत सारी तादाद में हो, 30-32 की तादाद में बच्चे हो तुम। किस मैम किस का फोन उठाएंगी वो? मैम इसलिए भी नहीं उठाती क्योंकि बच्चे टाइम नहीं देखते मैम, बच्चे कॉल कर देते हैं डायरेक्ट, बस, फिर मैम इसलिए तो गुस्सा थोड़ा सा होती हैं। तो थोड़ा सा प्रोफेसर को अपनी डिग्निटी का भी तो रखना पड़ता है ना, कि बेवजह हाँ सब जी। बच्चे के फोन उठाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मैम क्या पूछना है, तुम कौन लोगों सी ने यूनिट क्या बात आएगी? करनी है, क्या? कौन सी यूनिट आएगी मैम अभी एग्जाम में? कौन सी यूनिट आएगी पेपर के लिए? सारी सारी कह तो रही हूँ, आज तुम्हारी 2 यूनिट करा दूंगी, कल लास्ट यूनिट भी करा दूंगी। 8 तारीख को तुम्हारा एग्जाम है, उससे पहले तुम्हें ये भी बता दूंगी कि क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। मैम 1 तारीख तक बता देना क्योंकि फिर हम पढ़ेंगे कब? अरे वैसे तो तुम बहुत पढ़ोगे, मुझे तुम्हारे सबके पता है तुम कितने पढ़ोगे। मैम नमस्ते। मैम आप इम्पोर्टेंट नमस्ते क्वेश्चन भेज देना। मैम ग्रुप हाँ में भी जी। डाल देंगे क्या आप यूनिट? बेटा यूनिट तो डाल तो रखी है तुम्हारी सारी यूनिट, तुम्हें नोट्स मैं डाल रही हूँ डेली डेली, यूनिट्स तुम्हें बता दी, पूरा सिलेबस तुम्हें दिखा दिया कि ये सिलेबस है, ये पढ़ा रही हूँ। तुम कहाँ सो रहे हो सारे के सारे? मैम ग्रुप में तो नहीं है। अरे तुम कौन सी यूनिट की बात कर रहे हो, कि तुम ये चाह रहे हो कि मैं क्वेश्चन पेपर लीक बना के तुम्हारे ग्रुप में डाल दूं कि ये क्वेश्चन आएंगे? अब इतना चाह हाँ रहे हो मैम, मैम घेर बेटा, दो। इतना? अच्छा, फिर तो मैम नहीं बहुत सही फाइट जा हो रहे हो जाएंगे तुम, ऐसे तो। मैम ये हो रहा है कि गरम गरम हलवा अब डायरेक्ट मुंह में आ जाए। बस। अरे भैया, तुम्हारा क्या ही होगा, एक काम करो, यूनिवर्सिटी में भी यही ऐलान कर दो, उन्हें भी यही ऑर्डर दे दो, मेरे से इन एग्जाम से तो जब भी तुम्हारा कुछ ना हो रहा, 15 नंबर का एग्जाम आएगा, क्या ही उखाड़ लोगे तुम इसमें? ये जरूरी थोड़ी है। बेटा अटेंडेंस के लिए जरूरी है, अगर अटेंडेंस ना लगाई ना वहां जाके, ना अपना एग्जाम दिया, तो तुम्हें यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम में बैठने नहीं देंगे मैडम, पहले बता रही हूँ। जाके चुपचाप ठीक दे है, तो आना कुछ भी कभी लिख के आ करके, ये जाएंगे, जरूरी थोड़ी है। कुछ भी लिख कुछ के भी आ क्या जाएंगे। लिखोगे, अगर एमसीक्यू हुआ तो कुछ भी क्या लिख के आओगे, वहाँ ऑप्शन है, टिक कर लेना। फिर 10-20 करके खेलेंगे, जिसको 100 आ गया उसको राइट लगा देंगे। पर मुझे तो इतना पता है भाई, मैंने तुम्हारे एग्जाम दिए हैं, और सच तुक्का बताऊं, बस लग मुझसे जाएगा। गीता मैम ने ये कही, बस गीता मैम ने मुझसे बोला कि बेटा इन्हें पास कर दो सबको, तुम्हारे तुमसे नहीं था, तुमसे पहले वाले बच्चे थे, ठीक है, उनको भी मैम यही अभी भी टॉपिक कर पढ़ाया था देना। मैंने। पर मैडम मैम ने मुझसे बोला कि मैम बच्चों को पास, बेटा तुमने सबको पास कर देना, एक भी बच्चा पास होने लायक नहीं था, एक भी, दोनों मैम में एक आप नंबर बहुत भी थी। अच्छी हो। बेशक हूँ। वो तो मैं तो यही बोलती हूँ आप बहुत अच्छे हो क्योंकि आप और पूनम मैम एक जैसे हो।
मैम आप भी बहुत अच्छा अच्छी हो। ठीक है। मैम आपको ही मक्खन लगा रहे हैं पास होने के लिए। यही तो कुछ बता भी कर लो पर आपके बट देखो उन्हें मैंने पूरा डीपली पढ़ाया नहीं था, उनके पास सिर्फ 2 यूनिट आई थी, मेरे पास तो उन्हें सिर्फ मैंने 1 या 2 यूनिट ही पढ़ाई थी पूरे सिलेबस में से। मुझे उतना ही मिला था और उसी यूनिट से मैंने उनको एग्जाम भी बनाते हैं, लेकिन मैंने उन्हें एग्जाम बताया था 4 दिन पहले कि भैया संज्ञा की परिभाषा आएगी। अब बताओ बच्चे संज्ञा की परिभाषा भी नहीं लिख सकते तो करेंगे क्या वो जीवन में जाके। और वो एमए के थे, तुम तो बीए के हो, वो एमए के बच्चे थे जिन्हें मैं पढ़ाया था ये संज्ञा और सर्वनाम और विश्लेषण। वैसे तुम्हें पता है संज्ञा होती क्या है? अरे बोलो चुप कैसे हो गए? हाँ जी क्या? बता दो तुम्हें, पूछ लो संज्ञा ये किसे कहते हैं, संख्या पता नाम है? होती है। संज्ञा संज्ञा सर्वनाम का मतलब विश्लेषण। सुबह। किसी भी देखो हाँ 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 बताओ। नाम व्यक्ति या जगह, प्लेस ठीक है और चलो स्थान ठीक को है समझ गई। संख्या चलो कहते हैं। तुम्हें पता है, पर ये कौन सा मानता है जिसने ये बोला कि सुबह के समय को संज्ञा कहते हैं? वो तो शाम को कहते हैं संध्या। शाम को होती है वो। ये बकवास, तुम्हारा क्या होगा? हिंदू में संध्या मैम ये बोलते हैं। बीए के बच्चे हैं, आपको नहीं पता। हम तुम हिंदू में तुम क्या करोगे जीवन में, मैम हाँ ये पहले बताओ। दूसरे की सवाल। हम हिंदू तुम्हें में पता संध्या है बोलते हैं, मुस्लिम में इफ्तार और मैम अरे मकरीब। वो शायद तो आपको ठीक नहीं है पता होगा कि संध्या। शाम को संध्या बोलते हैं, इसलिए आपको बताया गया है। हे भगवान। मुझे तो सोच के यार है, तुम्हें पता है 5th क्लास में जब हम एंटर करते हैं 5th में और 6th में, तो सबसे पहले जो हमें इंग्लिश हो तो ग्रामर में यही सिखाया जाता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब। ठीक है, यस और हिंदी के बच्चे हो तो हमें व्याकरण में यही सिखाया जाता है, संज्ञा सर्वनाम और विश्लेषण और क्रिया। ये सिखाया जाता है ना जब हम 5वीं यस और मैम। 6ठी में आते हैं सब। और यस। तुम लोग यहाँ पे कह रहे हो कि शाम को शाम को संध्या कहते बोलते हैं। हैं और उर्दू में इफ्तार बोलते हैं। क्या बात कर रहे हो? छोड़ो, आप तुम एक काम करो 8वीं से उसमें आओ, टॉपिक पे आओ सारे, 7वें टॉपिक पे। 7th टॉपिक है तुम्हारा हिंदी भाषा और ई शिक्षण। ठीक है, तो ई शिक्षण का मतलब क्या होता है? ई शिक्षण का मतलब कोई बताएगा मुझे? ई शिक्षण किसे कहते हैं? कोई भी अपना दिमाग लगा के बताओ। ई शिक्षण। ई शिक्षण। चलो मैं बताती हूँ। ई शिक्षण जो होता है ना वो होता है डिजिटल शिक्षण, या जितना भी इंटरनेट से और ऑनलाइन से पढ़ाया हुआ ऑनलाइन से और इंटरनेट से जो पढ़ाया जाता है ना, शिक्षा की ली जाती है, उसको बोलते हैं ई शिक्षण। तो आजकल जब डिजिटल युग है, ठीक है, हर चीज इंटरनेट पर अवेलेबल है, इतना ज्यादा डेटा अवेलेबल है इंडिया इंडिया सॉरी इंटरनेट पर, इतना ज्यादा कि पूरा इसको बोलते हैं डेटा का विस्फोट हो जाना, जिसकी वजह से तुमने सुना होगा कि सब कितनी पता है। सारी अफवाहें फैल जाती हैं। सोशल मीडिया पर ज्यादातर अफवाहें काम करती रहती हैं, क्योंकि जब किसी भी चीज का विस्फोट होता है तो उसके दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं, जैसा अभी हो रहा है। ठीक है, हम ये नहीं सोच पा रहे हैं हम किस मीडिया पे भरोसा करें। ठीक है, आज तक पे भरोसा करें, एनडीटीवी पर भरोसा करें, क्योंकि हमें सब पे लगता है कि सब जगह झूठ दिखाया जा रहा है, क्योंकि डेटा का विस्फोट हो रखा है। बहुत ज्यादा डेटा लोगों के पास है, और डेटा सिर्फ लोगों के पास ना है बल्कि वो उसका फैलाव हो चुका है इंटरनेट पर। इसी तरह शिक्षा है, तो जब इतना सब कुछ डेटा फैल चुका है तो शिक्षा उस चीज में छूती कैसे रह सकती है? सोचो, अब लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, बुक्स हाथ में नहीं रखते, अपना फोन लेंगे, लैपटॉप में लेंगे, जाके बैठेंगे, अपनी कोई भी वेबसाइट खोलेंगे, पढ़ाई की बहुत सारी लिंक्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे पोर्टल बने हुए हैं। ठीक है, उन पोर्टल पे खोलेंगे, अपना क्लास ग्रुप डालते हैं, इतना तक आ चुका है। तो खुद गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे पोर्टल बनाए हुए हैं जिसमें तुम अपना बीए सेकंड सेमेस्टर डाल के, सीसीएस यूनिवर्सिटी डाल के और बीए सेकंड सेमेस्टर डालोगे, पूरा का पूरा सिलेबस आ जाता है। ठीक है, तो हिंदी में जितना भी सिलेबस है पूरा आ जाएगा। ऐसे ऐसे शिक्षण प्रणाली, शिक्षण पोर्टल हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह हिंदी भाषा और ई शिक्षण। अब इंटरनेट पर उपलब्ध हिंदी पत्रिकाएं, अब हिंदी पत्रिकाएं जो सबसे पहले बार हम बात करेंगे हिंदी भाषा और ई शिक्षण में, हिंदी की पत्रिकाएं। तो जो डिजिटल युग में हिंदी पत्रिकाएं अब केवल पढ़ने की सामग्री नहीं रही, बल्कि वे सीखने की, शोध करने की और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। इसमें अभी तुम समझ इसीलिए नहीं पाओगे ई पत्रिकाओं को, क्योंकि अभी तुमने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करा। हम जब भी कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, जाके रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो हमें उसे पब्लिश कराना अनिवार्य है। ठीक है, और जब हम पब्लिश कराते हैं तो वो हम किसी ना किसी पत्रिका में कराते हैं जाके। मैंने भी अभी रिसेंटली रिसर्च पेपर पब्लिश करा है और वो एक पत्रिका में जाके कराया था। ठीक है, हमें वहां भेजना होता है और वो अपनी पत्रिका में,
जैसे तुमने कभी देखा होगा कॉलेजों की वार्षिक मैगजीन नहीं निकलती है, बच्चों ने देखा होगा वार्षिक मैगजीन जिसमें कॉलेज का पूरा लेखा जोखा नहीं, कॉलेज की फोटोज रहती हैं, बच्चों की फोटो रहती है, ग्रुप में प्रिंसिपल्स की फोटो रहती हैं, इन सब की फोटो लगी होंगी, कॉलेज में क्या क्या है वो सब चीज दिखाया जाता है उस मैगजीन में। कुछ कविताएं होती हैं, कुछ कहानियां होती हैं, कुछ अच्छी अच्छी सीख होती है, देखी ना। यस मैम देखिए। हाँ, तो ऐसे ही मैगजीन्स निकलती हैं और उन मैगजीन्स में मांगा जाता है कि सब अपने अपने लेख भेजो। जैसे कॉलेज में निकलती है, बच्चे उसमें लिख लिख कर भेजते हैं ना, कोई अपनी कविता लिख कर भेजेगा खुद से, मौलिक कविता, कोई कहानी लिख कर भेजेगा और फिर उसे पब्लिश करा दिया जाता है। और उनमें उनके नाम लिखे होते हैं बच्चों के, कि ये कविता लिखी होगी, उसके नीचे बच्चे का नाम लिखा होगा कि इसने इसको लिखा है। इसी तरह मैगजीन्स छपती हैं और मैगजीन्स में रिसर्च निकलती हैं, शोध निकलते हैं, शिक्षण निकलते हैं। ठीक है, तो एक हो गया पत्रिकाएं, ई पत्रिका, क्योंकि ये वेबसाइट से होती है, ये क्या बोलते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल रहती है। ओके, तो क्या हुआ, एक हुआ इंटरनेट पर उपलब्ध हिंदी पत्रिकाएं। हम यहाँ पे हिंदी भाषा में जितना भी ई शिक्षण है उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या किस किस रूप में आता है। तो एक हो गया तुम्हारा पत्रिका, जो इंटरनेट पर उपलब्ध पत्रिकाएं हैं। ओके, दूसरा, और इंटरनेट पे जो उपलब्ध पत्रिकाएं हैं उनके कुछ नाम है, जैसे हिंदी समय करके एक पत्रिका आती है, कविता कोश करके एक वेबसाइट है जिसपे तुम कुछ भी सर्च करोगे हिंदी काव्य का या हिंदी गद्य का, तुम वहां जाके सर्च कर सकते हो, वो पूरी की पूरी कविताएं आएंगी, चाहे वो दिनकर की हो, निराला की हो, जयशंकर प्रसाद की हो, सुमित्रा नंदन पंत की हो, महादेवी वर्मा की हो, किसी की भी, एक्स वाई जेड, जो इम्पोर्टेंट जितने भी हैं उन सबकी अवेलेबल है। कविता कोश करके एक वेबसाइट है, ठीक है, ऐसी गद्य कोश करके वेबसाइट है। गद्य कोश करके वेबसाइट जो है उस पे भी सारे जितना भी हिंदी का तुम्हारे बुक्स हैं वो सारी की सारी अवेलेबल हैं, उन्हें तुम जाके ऐसे कैसे पढ़ सकते हो। मैंने तो पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास यहीं पे पढ़ा था। इंटरनेट पर उपलब्ध और भी हैं जो दृश्य और श्रव्य होती हैं, जिसको ऑडियो बोलते हैं, ऑडियो विजुअल, जो सुनने के लिए आते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, उसे हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अपनी टीचिंग क्लासेस डालते हैं, है कि नहीं डालते ना। ऐसी स्वयं करके एक सरकारी, स्वयं जो है वो तुम्हारे काम की है, तुम कभी जाके यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पे भी पढ़ा है वैसे तो, यूट्यूब पर भी है, और स्वयं करके एक खुद का ऐप भी है। ठीक है, तुम क्या नाम है, प्ले स्टोर पे जाके स्वयं करके एक ई लर्निंग ऐप होता है, गवर्नमेंट का है वो, उस पे जाके सर्च करो और वहां तुम्हें पूरी की पूरी क्लासेस पढ़ी मिलेंगी, तुम्हें कभी लेक्चर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहां सारे के सारे लेक्चर पढ़े होते हैं हर सब्जेक्ट के। वो इग्नू होता है ना, इग्नू, इग्नू में जो पढ़ाया जाता है वो इग्नू की वजह से बना है, क्योंकि इग्नू का कोई कॉलेज नहीं है, वो एक मुक्त विश्वविद्यालय है। तो इग्नू के जो बच्चे होते हैं उनके लिए वो बनाया गया था, और अब तो सभी बच्चे उससे पढ़ सकते हैं कोई भी जाके, और वो बड़े बड़े प्रोफेसर उस पे सिखा रहे होते हैं बैठ के। ठीक है, लेक्चर का लेक्चर पूरा का पूरा दे रहे होते हैं, अपना लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं और पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें पूरी वीडियोस पड़ी है वहां पे, कोई भी जाके सीखता है, और उनका मेथड भी बहुत अच्छा है पढ़ाने का। तो स्वयं करके एक ई लर्निंग ऐप है। ठीक है, ये काम कैसे करता है चलो ये बताती हूँ। यह भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऑनलाइन शिक्षा मंच है। इस पर विभिन्न विषयों के कोर्स उपलब्ध हैं, विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, असाइनमेंट ले सकते हैं, अंत में परीक्षा देकर प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये एकदम इग्नू की तरह है, मैंने बोला ना इग्नू के लिए काम करता था ये। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ उच्च शिक्षा यानी कि एक तो तुम्हारा ग्रेजुएट और एक पोस्ट ग्रेजुएट, बस ये दो चीजें होती हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी करनी है, क्योंकि वहाँ सारे लेक्चर पढ़े रहते हैं तो वहाँ वीडियोस पड़ी रहती है, तो वो भी उनसे वहां से ले सकते हैं। प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट्स का भी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो यह पोर्टल छात्राओं को मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है। एक एक ऑनलाइन पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल करके है, यह भी स्कूल शिक्षा के लिए बनाया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये कैसे काम करता है, शिक्षा और छात्र इस पोर्टल पर लॉगिन करके कक्षा के अनुसार सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक क्यूआर कोड होता है जिसे स्कैन करके भी सामग्री एक्सेस की जा सकती है। ठीक है, और हाँ, ये जितने भी पोर्टल मैं अभी बता रही हूँ ये गवर्नमेंट पोर्टल है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये पैसे वाले नहीं होते। ठीक है, ये फ्री वाले हैं, लेकिन तुम्हें इसमें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, लॉग इन करना जरूरी होता है। ठीक है, तुम्हारे नाम से पूरी उसमें एक तरह से जैसे एडमिशन लेते हैं स्कूल में, तो इसी तरह का एक तरह का एडमिशन हो जाता है इसमें। ठीक है,
तो ये एक दीक्षा पोर्टल करके है, लेकिन इसमें कोई यूजी और पीजी का कोर्स नहीं होता, मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होते। ये सिर्फ 1 से 12 तक की क्लास जो होती है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए अवेलेबल होती है। ठीक है। शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्य पुस्तकों पर आधारित इसमें अध्ययन है सारा का सारा, और यह पोर्टल भी सरकारी पोर्टल है। ठीक है। एक और पोर्टल है जिसका नाम है ई पाठशाला। ई पाठशाला जिसपे जितनी भी एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकों का सिलेबस, उनकी पूरी पुस्तकें और उनके लेक्चर, ये सब उसमें पढ़े हैं। तो जिसको भी कभी एनसीईआरटी का पढ़ाई करनी है, कि एनसी को बहुत से बच्चे आईएएस यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो, कोई क्या बोलते हैं, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी वगैरह की तैयारी करना है, और अगर उनको अपना बेस मजबूत करना है बहुत ज्यादा, तो वो एनसीईआरटी की पढ़े पहले बुक। एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होता है ना, उनके बेसिक नॉलेज तैयार हो जाती है, और उसके बाद वो उसको डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे, अपनी बड़ी बड़ी पुस्तकें जितनी भी रहती है उस कोर्स की। ठीक है। तो जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं वो ई पाठशाला पर जाकर पढ़ सकते हैं, वहां पर सारी बुक्स अवेलेबल है। ठीक है। ये काम कैसे करता है, इसमें छात्र किताब डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और ऑडियो सामग्री सुन सकते हैं। इसका उपयोग होता है जैसे स्कूल शिक्षा, मैंने बताया परीक्षा तैयारी की, कोई भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, या किसी को अपने आप ही स्वयं अध्ययन करना है, तो उसके लिए भी ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। फिर एक आता है ये शिक्षण का एक और क्षेत्र है जिसको बोलते हैं ऑडिबल स्टोरी टेल। इसमें कहानियां सुनाई जाती हैं, स्टोरी टेल करके एक प्लेटफॉर्म है, या फिर इसको ऑडिबल या स्टोरी टेल बोल सकते हैं। ठीक है। ये प्लेटफॉर्म ऑडियो बुक्स प्रदान करता है। कैसे काम करता है ये, यूजर ऐप डाउनलोड करके किताबों को सुन सकता है। यह सब्सक्रिप्शन आधारित सेवा होती है, शायद इसमें सब्सक्रिप्शन लेना होता है, इसका कुछ इसका चार्जेस लगता है। इसका उपयोग लोग कहाँ करते हैं, जैसे कोई यात्रा कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, और उस समय किसी को पढ़ाई करते हुए जाना है, बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो वो अपने कानों में लगा करके पूरी की पूरी हिंदी में तो बहुत अच्छा इसमें कंटेंट रहता है, तो कोई भी हिंदी की कविता पढ़नी हो, कोई भी हिंदी की कहानी सुननी हो, उपन्यास पढ़ना हो, तो वो खुद सुनाते रहते हैं। बस हमारे तो काम क्या है, सुनने का और समझने का। ठीक है। दृष्टि बाधित छात्र जो लोग देख नहीं सकते, उनके लिए ये बनाया गया। ठीक है। और जो सुनकर सीखने की प्रक्रिया में ज्यादा अच्छे रहते हैं, जो लेक्चर से सुनते रहते हैं, उनके लिए भी जरूर सही है। ठीक है। फिर एक आता है हिंदी शिक्षण में सहायक टूल्स और एप्स कौन से हैं। गूगल इनपुट टूल्स जो मैंने ऊपर बताया तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले, इसमें क्या होता है ना कि तुम बोलो, अंग्रेजी भाषा को टाइप करके हिंदी में बदल देता है, लेखन कार्य, ब्लॉगिंग, सरकारी कार्यों में इसका यूज होता है। गूगल ट्रांसलेशन, ओके। और कुछ वेबसाइट्स और भी हैं ई शिक्षण की, जैसे बायजूस करके हो गया। ठीक है। और तुम्हारा वो अनअकैडमी करके हो गया, ये सब भी ई शिक्षण में आते हैं। ई शिक्षण का मतलब ही होता है जितना भी ऑनलाइन सामग्री पड़ी है, जो ऑनलाइन तरीके से पढ़ाया जाता है, जितना भी खान सर की क्लास हो गई, वो भी ई शिक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है। पर वो उनको प्राइवेट बोलते हैं, और जो मैंने तुम्हें अभी पढ़ा है ये सारे मुफ्त वाले हैं ज्यादातर, जैसे ई पाठशाला हो गया, गद्य कोश हो गया, ज्ञान कोश हो गया, हिंदी समय करके हो गया, स्वयं करके है पूरी की पूरी वेबसाइट, और इग्नू की भी एक पोर्टल है, क्या नाम है उसका, इसमें मैंने लिखा नहीं, लेकिन एक इग्नू का भी पोर्टल है, पूरा का पूरा इग्नू की क्लासेस पड़ी रहती है उसमें। तो ये वो चीजें हैं, मैं तुम्हें इसे शेयर कर दूंगी तुम्हारे ग्रुप में, तुम्हें कभी चाहिए हो कि तुम्हें पढ़ना है तो इन्हें जाके इंटरनेट पे सर्च करो, और पूरा का पूरा तुम्हें मिल जाएगा, वेबसाइट्स मिल जाएंगी, ऐप मिल जाएगी, डाउनलोड करो और अपने लेक्चर लो। ठीक है। तो तुम्हारे 2 टॉपिक आज इतने छोटे छोटे थे। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन बनाने का तरीका बताती हूँ कि जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो कैसे पूछूंगी। मैं पूछ सकती हूँ तुमसे क्वेश्चन, अगर ऑब्जेक्टिव है तो पूछ सकती हूँ इनमें से कौन सा ई लर्निंग का एक माध्यम है, और तीनों ई लर्निंग के मतलब डाल सकती हूँ, कि हिंदी समय हो गया, गद्य कोश हो गया, ज्ञान कोश हो गया, यूट्यूब हो गया, ये करके डाल सकती हूँ। फिर उपयुक्त सभी करके, तो तुम्हें उपयुक्त सभी लगाना, या फिर कोई और वेबसाइट के नाम ले सकती हूँ जो ई लर्निंग की नहीं है। जैसे तुम्हारी ई लर्निंग में बहुत सारी चीजें जो कुछ और काम कराती हैं, सिखाने वाली हो, वैसे क्या बोलते हैं स्किल्स डेवलपमेंट वाली हो, जो पॉलिटेक्निकल की होती हैं, जहाँ पे तुम कोई करके सीखते हो प्रैक्टिकल, या कोई डाल दो यू, जैसे डिस्कवरी चैनल डाल सकती हूँ उसके अपोजिट में। ठीक है। स्टार प्लस डाल दूं कि ई लर्निंग का माध्यम इनमें से कौन सा नहीं है या है, तो ऐसे करके बन सकता है। तो इसमें से तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा बस। ओके। और अगर मान लो ऑब्जेक्टिव ना होकर सब्जेक्टिव होता है, तो सब्जेक्टिव में जो मैं सब्जेक्टिव में ये पूछ सकती हूँ कि कुछ 5 ई लर्निंग वेबसाइट्स के नाम
या फिर परिभाषा पूछ सकती हूँ कि ई लर्निंग किसे कहते हैं, बस। ठीक है, समझ गए? यस मैम। यस मैम। तो इसमें ना कुछ ज्यादा बड़ी चीजें तो पूछी नहीं जाएंगी, और चूंकि ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल है, अगर मैं भी ना बनाऊं, मान लो कोई और बनाए, क्योंकि ये क्लासेस मुझे इमरजेंसी में दी गई है, ठीक है, किसी और को मिली थी पहले, जिसने तुम्हारी फर्स्ट यूनिट पढ़ाई थी इसके अंदर। ओके, मे बी वो बच्चा बनाए, तो वो इतना ही बनाएगा जहां तक मुझे पता है। तो मैं पहली यूनिट किसने पढ़ाई थी वैसे, अगर तुम्हें याद हो तो, क्या नाम था उनका, इसी टॉपिक में, तो इसी उसमें सब्जेक्ट में, इस वाले में। तो मैंने तो तुम्हें दूसरी यूनिट से पढ़ाना शुरू किया है ना। पूनम मैम यस ने पढ़ाई मैम। थी, यस मैम। तो पूनम मैम बना लेंगी शायद, मेरे ख्याल से पूनम मैम ही बनाए एग्जाम पर। ठीक है, तो यही सब पूछेंगे, इतना आसान आसान सा पेपर होता है। हाँ, अगर मेरी एग्जाम ड्यूटी लगी, हालांकि नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने गीता मैम से मना किया हुआ है कि मैम मेरा कोई भी ऐसा काम ड्यूटी ना लगाए जिसमें मुझे कॉलेज आना पड़े, क्योंकि मैं कॉलेज आने में थोड़ा भी असमर्थ हूँ। बट अगर फिर भी किसी कारणवश मुझे जोर दे के बुलाया गया कि हाँ, तो मैं तुम बच्चों से मिलूंगी जरूर एक बार, ठीक है, सबसे, अगर ओके मैम। तुम्हारी एग्जाम ड्यूटी लगी तो फिर। हाँ, तो अब बताओ मुझे, आज तुम्हारी दोनों यूनिट खत्म हो गई, बहुत छोटी छोटी यूनिट है, लिंक को मैं शेयर कर दूंगी तुम्हारे ग्रुप पे। ओके, ओके। अभी शेयर कर देती हूँ, एक सेकंड में देख लेना। ये मैंने बहुत छोटे छोटे इसीलिए बनाए हैं, ताकि मेन मेन चीज इसके अंदर आ सके और ज्यादा तुम परेशान ना हो पढ़ने में। एक ये डाल दी है, और एक सेकंड, और एक ये डाल दिया, तुम्हारे दोनों आज की लिंक डाल दी मैंने तुम्हारे ग्रुप पर, ठीक है, नोट्स की। अब बताओ क्या पूछना है, किसी को जितना भी पूछना है सब पूछो। आज तो कागज बहुत छोटी थी, क्योंकि इसमें सिर्फ पुस्तकों के नाम, पुस्तक के पोर्टल्स के नाम ही है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। मैम पेपर छोड़ भी सकते हैं? तुम्हारा मन है, छोड़ के देख लो तुम, अभी तो तुमने बताया था छोड़ा नहीं जाएगा। तो छोड़ना क्यों है तुम्हें पेपर? यस मैम, आधे घंटे का तो पेपर है, उसमें मैंने कुछ छोड़ना। आधे मैम घंटे वैसे का पेपर है। एग्जाम इसमें से आएगा ना जो आपने लिंक भेजा है? जो मैंने लिंक अभी भेजा है उसमें से नहीं, जितने भी मैंने लिंक भेजा है टोटल करके, जितने सिर्फ आज की यूनिट के लिंक है, अभी तक मैंने बहुत सारे लिंक भेज दिए तुम्हें नोट्स के, सारी यूनिट्स हाँ के जी। लिंक भेजे हैं मैंने अभी तक तुम्हें। फर्स्ट यूनिट का तो मैंने भेजा नहीं, फर्स्ट यूनिट का तो तुम्हारी पूनम मैम ने पढ़ाया था, तो पूनम मैम ने भेजा होगा। सेकंड यूनिट से मैंने तुम्हें पढ़ाया है, और 7वीं यूनिट हो गई आज, 7 यूनिट पढ़ा दी, सबके लिंक मैंने तुम्हें भेज दिए। हर दिन तुम्हारे नोट्स लिखती हूँ, बनाती हूँ, और हर दिन भेजती हूँ, जब भी तुम्हारी क्लास होती है तभी बनाती हूँ, सुबह में ही बना लेती हूँ इस दिन नोट्स, और फिर तुम्हें भेज देती हूँ शाम को। धन्यवाद मैम। ठीक है, आप बताओ, 20 मिनट बचे हैं अभी भी, क्या पढ़, ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर करें या फिर कुछ पढ़ना है तो बताओ।
मैम आपने अटेंडेंस ले ली? अटेंडेंस अभी लूंगी थोड़ी देर में। मैम की बताओ। अटेंडेंस लेते ही बच्चे गायब। हाँ वो तो है। अरे बच्चे तुम्हें कुछ पूछना है बताओ। दोबारा दोबारा सारी यूनिट एक बार कंप्लीट कराओ कि क्या क्या है उन यूनिट में, ताकि रिमाइंड कर सको तुम। यस मैम। ठीक है रुको एक मिनट, मुझे पहले सिलेबस निकालना है। पहले तुम तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था तुम्हें सेकेंड यूनिट, जिसका नाम था कार्यालय हिंदी में प्रयोग पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, उसमें था शब्दावली निर्माण के सिद्धांत कि शब्दावली का जब निर्माण करते हैं तो उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, जैसे संक्षिप्तता होनी चाहिए, सरल होना चाहिए, सुबोध होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, ठीक है, समझने योग्य होना चाहिए, ये सब उसमें डाला था। ठीक है, थोड़ी दे दियो। फिर इसमें था हिंदी की कार्यालय हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली की। पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है? ऐसे शब्द जिनमें पारिभाषा से रिलेटेड हो, जिनकी पूरी की पूरी कोई ना कोई डेफिनेशन हो, ऐसे शब्द वो को हिंदी की कार्यालय की हिंदी पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। ठीक है, और जो प्रशासनिक कार्यालयों में या बिल्कुल फॉर्मल औपचारिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, फिर एक इसमें था कार्यालय एवं अधिकारियों के पदनाम और संबोधन। पदनाम और संबोधन में इसमें सारे डाले हुए हैं मैंने। ठीक है, जैसे तहसीलदार और मजिस्ट्रेट वजिस्ट्रेट सबका, और उन्हें संबोधन में क्या बोलते हैं, महोदय महोदय सब लिखा हुआ था उसमें। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी और विधिक शब्दावली, वो शब्दावली भी डाली हुई है। ठीक है, अभी तो मुझे एकदम से दिमाग में याद नहीं आएगा, लेकिन मैंने तो पूरे नोट्स बना के दिए थे। जैसे खसरा खसरा खतौनी करके बहुत सारे शब्द तुम्हें मत दिखाए थे उसमें मैंने। पूरी की पूरी लिस्ट दी थी 25-25 शब्दों की। ठीक है, तो उनको पढ़ लेना, मे भी उनमें से 5-5 शब्द आ जाएं पूछने के लिए, या फिर ये पूछने के लिए आ जाए कि निम्न में से कौन सा ये वाला शब्द है, या पारिभाषिक शब्दावली का शब्द है, ये कौन सा है। ठीक है, फिर तुम्हें बताया था हिंदी के फिर तीसरी यूनिट में आता है कार्यालय हिंदी पत्राचार, जिसमें आवेदन पत्र बताया कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, सरकारी पत्र बताया कि सरकारी पत्र किसे कहते हैं, जितने भी सरकार की तरफ से रिलीज पत्र होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र बताया कि उसमें फॉर्मल लैंग्वेज भी हो और थोड़ी सी व्यक्तिगत भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वो पूरी तरह मर्यादित होनी चाहिए। ठीक है, कार्यालय आदेश किसे कहते हैं? जो ऑर्डर आते हैं, पूरी की पूरी मीटिंग बैठती है और कुछ फैसले लिए जाते हैं और फिर उसको ऑर्डर में डाल दिया जाता है कि ये आदेश किया जाता है कि अभी फलाना तारीख को तुम्हारे एग्जाम होंगे, और ये कॉलेजों को आदेश दिया जाता है कि तुम अपने बच्चों की ये सब सीटें वगैरह बताओ तो देख करके। ठीक है, तो इन्हें आदेश बोलते हैं। परिपत्र, अधिसूचना, अधिसूचना भी यही है कि किसी को सूचित किया जाता है होली की छुट्टी ये होगी वो होगी फलाना ढिमकाना ऐसे करके। फिर कार्यालय ज्ञापन, विज्ञापन का मतलब है तुम्हें पता है, विज्ञापन क्या बोलते हैं, एडवर्टाइज करना किसी चीज को। कार्यालय ज्ञापन जो कार्यालय के संज्ञान में डाली जाती है एप्लीकेशन। ठीक है, निविदा, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति, इनको एक एक बार देख लेना। संकल्प मतलब कोई निर्णय लेना। ओके, फिर चौथी यूनिट में आता है तुम्हारा प्रारूपण लिखना। प्रारूपण मतलब ड्राफ्टिंग करना बताया था। टिप्पणी मतलब किसी पत्र पर पूरी की पूरी टिप्पणी बनाना या राय देना, सुझाव देना। ठीक है, संक्षेपण कि पूरे के पूरे विस्तृत लेटर को छोटे तरीके से लिख देना। फिर पल्लवन बताया, पल्लवन मतलब छोटे लेटर को विस्तार में करके लिख देना। फिर प्रतिवेदन बताया, जिसपे फैक्ट के साथ रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट देने को प्रतिवेदन कहते हैं। ठीक है, तो ये पांचों चीज तुम्हें पढ़ाई। ठीक है, तो ये चौथे यूनिट में इनके लेटर हैं कि प्रारूपण कैसे लिखते हैं, टिप्पणी कैसे लिखते हैं, संक्षेपण कैसे लिखते हैं, पल्लवन किसे कहते हैं और कैसे लिखते हैं, प्रतिवेदन किसे कहते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, उनके सिद्धांत क्या है, उनकी विशेषता क्या है, वो सब तुम्हारे इस टॉपिक में उस नोट्स के लिंक में है, एक बार उसे देख लेना। ठीक है, फिर पांचवा आता है हिंदी भाषा और कंप्यूटर का विकास क्रम। फिर मैंने तुम्हें कंप्यूटर का विकास बताया कि कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का शुरू में अबेकस बना, अबेकस के बाद चलते 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 फिर चार्ल्स वेब का एनालिटिक इंजन है, एनालिटिक इंजन के बाद इंटरनेट वाले कंप्यूटर है, फिर पीसी लैपटॉप आए, फिर उसके बाद एआई आया, ये सब तुम्हें बताया। फिर हिंदी भाषा में कंप्यूटर ने कैसे काम किया, शुरू में तो इंग्लिश भाषा काम करती थी सिर्फ। ठीक है, फिर कुछ फॉन्ट के निर्माण हुए, फिर फॉन्ट में जब प्रॉब्लम आई तो यूनिवर्सल कोड, यूनिकोड आया। ठीक है, तो इसमें ये सब है। फिर इसी तरह आज जो पढ़ा है उसमें था हिंदी भाषा में कंप्यूटर, हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी। कि अब हिंदी भाषा में क्या कंटेंट अवेलेबल है, कैसे काम, वो तो बताया अभी तक, जो बताया था हिंदी भाषा और कंप्यूटर का विकास क्रम, कि उसका इतिहास क्या रहा और वो किस तरीके से विकसित हुई और आज किस अवस्था में है, वो तो ये हुआ।
लेकिन अब जो आज जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हिंदी में क्या है, जिसमें इंटरनेट पर जितना हिंदी में कंटेंट पढ़ा है, ईमेल है, हिंदी में उपलब्ध कुछ सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स हैं, कुछ उसमें पोर्टल हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पर हिंदी लेखन कौशल डाला हुआ है। ओके, फिर 7वीं यूनिट में आता है हिंदी भाषा और ई शिक्षण, जिसमें इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध दृश्य सामग्री है और श्रव्य सामग्री, जो सुनने वाली पोर्टल हैं, कुछ बोलने वाले पोर्टल हैं जिसमें लेक्चर्स पढ़े हैं पूरे के पूरे। ओके, तो आज यहाँ तक हम आए, इतना सफर हमने तय किया अभी। और अगला सफर क्या होगा हमारा? 8वीं यूनिट क्या होगी? एक मिनट रुको। हाँ, फिर इसमें ब्लॉग्स के, आज हमने ब्लॉग्स के ऊपर भी बात की, फेसबुक पर ई पुस्तकालय सामग्री, सरकारी और गैर सरकारी कुछ चैनल हैं जैसे ज्ञान दर्शन, ई पाठशाला, स्वयं, मूक्स, पॉडकास्ट, अभी शिक्षा, अभी कक्षाएं। ओके, फिर 8वां जो है तुम्हारा वो है हिंदी कंप्यूटरीकरण एवं हिंदी कंप्यूटर टंकण, टंकण लाइक टाइपिंग, ठीक है, हिंदी के जो कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं, और शॉर्ट हैंड, ये क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट हैंड का सिद्धांत पक्ष, शॉर्ट हैंड का सिद्धांत पक्ष, ये कोई होगा शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो अगली जो यूनिट है उसमें है हिंदी कंप्यूटर टंकण एवं शॉर्ट हैंड का सिद्धांत पक्ष। इसमें हम बात करेंगे हिंदी भाषा की जो विभिन्न फॉन्ट है, यूनिकोड कैसे काम करता है उस पर बात करेंगे, और स्पीच टेक्स्ट प्रौद्योगिकी जो अब चल रही है, स्पीच टेक्स्ट बोलते हैं, जो हम बोलते हैं और वो तुरंत के तुरंत टाइप हो जाता है। मैं तो जितने तुम्हारे नोट्स बनाती हूँ हाथों से नहीं लिखती, मैं तो सब बोल के बनाती सारे, ठीक है। और एक हिंदी पीपीटी स्टाइल पोस्टर निर्माण, तुम्हें कभी इन फ्यूचर जब कभी रिसर्च पेपर पब्लिश करने पड़ेंगे ना, तब तुम्हारे काम आ जाएंगे। ओके, तो कल हम ये बात करेंगे इस पे। अब कुछ समझ आया कि हमारी जर्नी कहाँ से कहाँ तक पहुंची अभी? बताओ बच्चों। अरे कुछ समझ आया कि सारे के सारे बिल्कुल लूल बैल ऐसे ही बैठे हो? आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी? यस मैम। अच्छा, तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? नमस्ते मैम। नमस्ते। कौन है छोटा सा बच्चा? कौन है छोटा बच्चा जो इतनी जल्दी ग्रेजुएशन में आ गया? रियो, ठीक है। तो आज क्या सीखा तुमने? पढ़ाई। पढ़ाई, ठीक है। तो ये किसके साथ है? पवन के साथ। पवन ने तो पढ़ाई की नहीं की, पर चलो इस बच्चे ने कर ली। कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, कितनी शिद्दत से क्लास ले रहा है। कहाँ गया ये रियो? हाँ रियो, हाँ। कैसी लगी क्लास तुम्हें? आया समझ में कुछ? हाँ। क्या समझ में आया? मैं नर्सरी क्लास हूँ। ओ, तुम नर्सरी क्लास में हो के बताओ ग्रेजुएशन की क्लास ले रहे हो? कितने गट्स है इस बच्चे में, क्या तगड़े तगड़े एम्बिशन है बच्चे के। नर्सरी क्लास में हो के ये बच्चा एग्जाम क्लास ले रहा है बीए की, और तुम लोग क्या कह रहे हो कि मैम एग्जाम देने जरूरी है कि नहीं? मत भेजना, ऐसा नहीं करते। कौन से स्कूल में जाना? नीलम में। ठीक है। अब मुझे ये बताओ सब बच्चों कि तुम्हें कितना समझ आया और कहाँ पे अभी क्या पढ़ना चाह रहे हो अभी दोबारा से, क्या समझाऊं कौन से टॉपिक पे?
किसी को समझ नहीं आया क्या कुछ भी आज? अरे भाई बताओ तो सही, कुछ तुम सुन भी रहे हो कि नहीं? सारे म्यूट ही होके बैठ गए बिल्कुल। तो अटेंडेंस ले लो फिर मैं। यस मैम। आप ओके बहुत मैम। जल्दी आप बहुत जल्दी बोल गए तुम। ओके मैम। तब से पूछ रही हूँ कि क्लास का क्या सीन है, मुझे बताओ, फीडबैक दो भाई, क्या समझना है? अभी भी है 7-8 मिनट है। कुछ समझना है तो बताओ, नहीं समझना है तो भी बताओ कि हाँ मैम हमारे तो समझ में आ गया, हमें नहीं समझ रहा कुछ भी। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने अटेंडेंस ले ली सब बच्चों की। ठीक है, ओके मैम। तो क्या आप करें, छुट्टी कर दें? क्लास खत्म करें अभी? नहीं करनी? अरे तुम लोगों की जुबान कहाँ चली गई, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम लोग बात नहीं कर रहे क्यों, क्या हो गया बच्चों? तुम कब से डरने लग गए, कब से शर्माने लग गए, इतनी शर्म? मैडम जी रोटी ना खाई किसी ने। मैम कुछ नहीं, बस अच्छा, पेपर की टेंशन हो गई शायद सबको। अरे है, इतना तो तुम्हारा पेपर 15 मिनट का है पेपर, इसकी टेंशन ले दो तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम घबरा की रहे हैं टेंशन सारे ना लो। पेपर से। पेपरों की हाँ, टेंशन है। तो तुम 15 मिनट के एग्जाम का टेंशन लेने लग गए, जिसमें कि तुम्हारे मैम पता है क्या बोलती हैं? अरे पास कर दो बच्चों को। मैंने कहा मैम लिखा तो सबने गड़बड़ है, कोई नहीं, हमें तो ऊपर जवाब देना पड़ता है, कर दो पास इन्हें। लो बताओ, ऐसी तुम्हारी हरकत चल रही है। फिर तो मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ गया, मैंने कहा मैंने क्यों पढ़ाई करी अपने जीवन में अगर ऐसे ही पास होना होता है तो। मैम आपने हमें पढ़ाने के लिए पढ़ाई करी है। मैम मुझे, मैंने फिर तुम्हें हर पढ़ाने कोई के ऐसी लिए थोड़ी आ जाएगा, फिर तो यही कहेंगे कर दो पास। मैम पर हमें पता भी है ऐसे तुम्हें, पास कर देना। अरे पर कोई मैटर नहीं करता ना, ये तो 15 नंबर है, ये तो तुम्हारे कहीं में काउंट भी नहीं होंगे, तुम्हारे असली मैम ये नंबर तो तो हम कर ही आएंगे, यूनिवर्सिटी में होंगे। इनकी टेंशन नहीं है। तो यूनिवर्सिटी वालों में तो मैं थोड़ी ना, यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी में चेक होते हैं एग्जाम में, पेपर में नहीं, हाँ कॉपी चेक जी। होती है। स्कूल वाला तो, कॉलेज वाले तो कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे फेल हो, कभी नहीं चाहते हो, तो ये चाहेंगे कि मैम ये हमारे तो बच्चे यही कोई चेक सोचेंगे हो कि जो हाँ पैसा हमारा कॉलेज टॉप आए, पर बच्चे नहीं तो जाते। पाए। अब बच्चे चाहे कुछ भी करें, लेकिन कॉलेज वालों की तो यही रहती है, और बच्चों को करना भी चाहिए। यस मैम। और ना भी करो तुम इतना पढ़ लिख लो कि तुम अपना जीवन खुद संभाल लो, कॉलेज वालों को मैडम कुछ भी फाइल भी लेना दे देना। दिए बना के। ले भैया। भाई ये फाइल वाला क्वेश्चन मुझसे तुम कितनी बार पूछते हो, अगर मैं इस पर कितनी बार आंसर देती हूँ, अरे एक ही आंसर देती हूँ बस बार बार। मैडम सारे फिर करंट के जाके काम अपने रहे हैं, फाइल भी दो पेपर भी दो। पेपर तो लिखेंगे। तो फिर ये तो पूछ रहा है कोई। तुम्हारी क्लास तुम्हारी क्लास जितनी इनफॉर्मल ये वाली चलती है, कि कोई और की क्लास चलती है? नहीं मैम बिल्कुल हाँ भी नहीं। मैम मजा आ गया इस वाली क्लास में। मैम इस हिंदी वाली न्यूज क्लास में तुम जितना, हाँ हाँ बताओ सुनिए। हिंदी न्यूज़पेपर तो आजकल बंद हो गए हैं आना, इंग्लिश ही आ रहे हैं आजकल ज्यादातर जो मैं तो यही तो बोल रही थी कि ये जो कंटेंट वर्ड पढ़ इतना रहे हैं। फैल गया है, ये कंटेंट 22 इतना वाला कितना। फैल गया है कि अब तो मीडिया चाहे कोई सी भी हो, या पेपर का माध्यम हो या कुछ भी, हिंदी का तो बकवास आता है एकदम, और बकवास क्या, सब झूठा आता है, इससे तो हम बंद ही सब हो झूठा। गए का ऐसा नहीं है, देखो हिंदी में भी बहुत डेवलपमेंट। सारी चीजें हैं, अवेलेबल हैं। मैं बताती हूँ, तुम मैडम हिंदी की अगर जानकारी कहीं से लेनी है तो कहाँ से लेते हो?
हिंदी के कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो डेली करंट मुद्दों पर बात करते हैं और इस तरीके से बात करते हैं कि तुम्हारे सीधा एग्जाम में उसके आंसर बनते हैं। एक तो दृष्टि का चैनल हो गया, दृष्टि का यूट्यूब चैनल आता है करंट अफेयर का, ठीक है। दृष्टि IAS। हाँ, दृष्टि आईएएस का जी बहुत ही अच्छा चैनल है। बस बच्चा ना उब जाता है क्योंकि वो 1 घंटे का चैनल होता है ज्यादातर। 1 घंटा उसमें सुबह से लेकर शाम तक की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें जो महत्वपूर्ण है, ये नहीं कि उसकी लड़की भाग गई और उसका ये हो गया ये तो खबरें चलती रहती है हिंदी के अखबारों में, ठीक है। बॉलीवुड के एक्टर ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। जो मुद्दे होते हैं ना असली वाले, जो देश विदेश के जो असली मुद्दे होते हैं, वो सिर्फ उन पे बात करते हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वो बहुत ही बेहतर चैनल है। अगर तुम उसको एक रूटीन बना लो ना कि हमें डेली सुनना है, बस समझना है, जैसे कोई टीवी सीरियल देख रहा है, ऐसे टीवी सीरियल की तरह उसको एक रूटीन में डालो कि हमें तो इस समय ही पढ़ना है। तुम यकीन मानो, तुम कोई भी एग्जाम जब करंट अफेयर का देने जाओगे बहुत आराम से कर लोगे। जी इतना मैम। अच्छा चैनल है, इससे अच्छा कोई चैनल नहीं है। तो एक तो जस्ट आईएएस चैनल हो गया, एक खान सर का चैनल है, वो भी डेली इस पे क्या बोलते हैं, डेली की जितनी भी करंट मुद्दे हैं डेली के डेली आते हैं उनके, ठीक है। हर दिन उस करंट मुद्दे पे बात करते हैं, ठीक है। 2 चैनल ऐसे हैं जो एक तो असली न्यूज भी देते हैं, कंटेंट भी उनका अच्छा रहता है और सच्चा भी रहता है और स्टूडेंट्स लाइफ में यूजफुल भी है, ठीक है। बाकी तो हिंदी के सारे बेकार हैं। ज्यादा से ज्यादा देखना है तो जैसे वो आता है ना दैनिक जागरण करके, दैनिक जागरण थोड़ा ठीक ठाक है। जी मैम। वो हिंदी का थोड़ा सा ठीक ठाक अखबार है। इंटरव्यू दैनिक जागरण या भास्कर? हाँ, क्या बोल रहे थे? हम इंटरव्यू की वीडियो ज्यादातर आती है उनकी, बढ़िया। उसमें सब कुछ बता देते हैं, पूरी जनरल नॉलेज, पूरे हाँ, जानकारियाँ। कुछ पॉडकास्ट भी आते हैं हिंदी में आजकल, वो जेन्युइन आते हैं थोड़े से, वो रियल होते हैं पॉडकास्ट आजकल। हिंदी में भी पॉडकास्ट है, ऐसा नहीं है। हिंदी में कंटेंट अब बढ़ रहा है, सारा कंटेंट इंग्लिश में ही नहीं है, और इंग्लिश में भी बहुत सारे झूठे कंटेंट है, ऐसा नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें हर लैंग्वेज में होती है। बस वही कि हम लोग भी देख नहीं पाते, हमें भी मजा डिबेट देखने नहीं आता है हम लोगों को भी। तो यही है कुछ चैनल। बाकी तो जो मैंने आज पोर्टल तुम्हें बताया, अगर तुम इन पोर्टल पे जाके पढ़ लो, तुम्हें तो किसी टीचर की भी जरूरत नहीं पड़े, खुद से पढ़ लोगे वहां, तो वहाँ सारी चीज अवेलेबल। गवर्नमेंट ने इतना कुछ कर दिया है बच्चों के लिए। अब बच्चों को पता नहीं है, वो बात अलग है बेचारों को, इसीलिए ये सब्जेक्ट ऐड किया है, पहले सब्जेक्ट था भी नहीं। क्योंकि मैम जो आज की जनरेशन है वो इंग्लिश की तरफ जो लोग ज्यादातर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस हिसाब से हिंदी की जो है वो रुचि कम होती जा रही है थोड़ा इस। अरे कुछ भी हो, मुझे तो इतना पता है, देखो अच्छी बात है, कंपटीशन की तरफ जाओ जाके। एक तो इंडिया में इतना कंपटीशन भरा पड़ा है, किसी भी तुम डॉक्टर लाइन में जाओ, आधे बच्चे बेचारे सुसाइड कर रहे हैं नीट में, ठीक है। तुम बीटेक में चले जाओ, आईआईटी वाले परेशान, सीट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ज्यादातर वाले बच्चे परेशान एक ही रेस में भाग रहे हैं। माँ बाप को भी ये लगता है कि बीटेक वाले कामयाब हैं, डॉक्टर कामयाब हैं, बस, ठीक है। सब परेशान है, उन्हें पता है जॉब, डॉक्टर की भी जॉब नहीं मिल रही जल्दी से हमारे देश में, इतने बुरे हालात हो रखे हैं। है। 4 मेरे तो साल घर में की खुद एक डॉक्टर है, तो बीटेक। मुझे पता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में मारा मारी, ठीक है, फिर कोई जाए बैंक की लाइन में, वहां मारा मारी। सबसे ज्यादा इंग्लिश पढ़ी जा रही है, तो बच्चों के लिए इंग्लिश एकदम कॉमन हो गई है। एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सब भाग रहे हैं, पता है। हिंदी में तो कंपटीशन भी नहीं मिलता जल्दी से, ज्यादा कंपटीशन तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस तादाद में नहीं है जो इंग्लिश वाले कंपटीशन है। इंग्लिश में लाखों में वो है कंपटीशन, 10-10 20-20 लाखों में। इंग्लिश हिंदी में आएगा ज्यादा ज्यादा 1 लाख बच्चों को कंपटीशन, इतना है हिंदी में। इसमें बताया था हमें हिंदी सर ने हिंदी वालों की जॉब आसानी से लग जाती है। जी मैम, सर ने हमें बताया था कि 12th के बाद स्टेनोग्राफर का कोर्स होता है 3 साल का। हाँ। उससे हमारी जो हम टाइपर होते हैं ना, ये न्यूज अधिकारी के जो साथ चलते हैं मैम, उसमें 40,000 की सैलरी का पैकेज मिलता है साथ में चलने का। हाँ, अब तुम्हें मैं बताती हूँ हिंदी में कितने सारे। अब तो पहले तो हिंदी का सिर्फ ये था कि हिंदी में टीचिंग होती थी, जी मैम। ठीक है। अब हिंदी सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं है, अब जो मैं कंप्यूटर में जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया, उन सब की पोस्ट पे भी तो चाहिए लोग बाग। जी मैम। बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? जितनी तुम्हें मैंने बताया पोस्ट की, वो हिंदी में जितने भी कार्यालय हैं, जितने प्रशासनिक कार्यालय हैं, उनमें काम कौन करता होगा? ये हिंदी वाले ही तो काम करते हैं, हिंदी टाइपिस्ट, हिंदी समझने वाले, ठीक है। तो वहां पे आती है पोस्ट,
और जिस बच्चे ने भी 2 लैंग्वेज में काम कर लिया, इंग्लिश और हिंदी, और वो ट्रांसलेटर का बन जाए, 1.5 3 लाख रुपए सैलरी है उनकी। जी मैम। तो मैं बता दूं इतनी सैलरी है गवर्नमेंट में भी, गवर्नमेंट अच्छी खासी इंटरनेशनल पे सैलरी पे हाई है करती और भी। है ना। अनुवादक की तो बहुत सैलरी है। अगर तुम ट्रांसलेटर बनते हो ना, सोच लो तुमने हिंदी सीख रखी है और साथ में तुम इंग्लिश ना सीख के स्पेनिश सीख लो, कितनी ज्यादा डिमांड है। ट्रांसलेटर्स की सबसे ज्यादा डिमांड है इस समय वर्ल्ड में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। ओके, ऊपर से इंटरनेट का टाइम है, ब्लॉगिंग का टाइम है, तो इसीलिए ट्रांसलेशन का तो बहुत ज्यादा जॉब्स है। और हिंदी वाले यहीं पे मात खा जाते हैं कि उन्हें कभी ये नहीं बताया जाता कि काव्य और गद्य के अलावा भी एक दुनिया है पढ़ने की हिंदी में, जो जॉब्स की तरफ जाती है, और वो है ट्रांसलेटर की जॉब। बस हिंदी वालों को तो बस ये लगता है कि वो अब टीचर ही बनेंगे बस जीवन में, और कुछ बन ही नहीं सकते बेचारे। पर ऐसा है ही नहीं, टीचर तो उनकी बहुत मिनिमम जॉब है, बहुत शुरुआती है। अगर तो गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप देती है पर मंथ 50,000 रुपीज, 50,000 रुपये पर महीने देती है, ठीक है। जी। और उसमें क्या होता है, लेकिन तुम्हें उसमें पीएचडी में एडमिशन लेना होता है, पीएचडी। अब उधर तुम अपनी पीएचडी भी करते रहो, इधर से पैसे कमाते रहो, और साथ में अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करते रहो, एग्जाम क्रैक करो और गवर्नमेंट प्रोफेसर बन जाओ सीधे। और अगर गवर्नमेंट भी ना सही तो बहुत सारे कॉलेज तो बिना उसके भी लेते हैं, जैसे डीयू और जेएनयू, उसमें तो इंटरव्यू बेस पे होता है बस खाली। तो ये सब है, ये सबसे आसान रास्ता लगा मुझे तो मेरे जीवन का। ओके, चलें ओके तो मैम, फिर, बाय। बाय बाय। मैम कल तो कॉलेज की छुट्टी है, गई मैम, गई।